अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 10 रेवेन्यू एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्म्स रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली, अजारादारी के तहत फर्म की वसूलियों का तज्जिया। अजारादारी इस वक्त पैदा होती है, मतलब मोनोपोली उस वक्त पैदा होती है जब एक ही फर्म तमाम सप्लाई मुहैया करती है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। सबसे पहली खसूसियत है इसमें वाहिद आजर या फर्म होती है, सिंगल सेलर और फर्म होती है। अब अजारादार जो होता है, मोनोपोलिस्ट होता है, वो उसकी चीज़ जो सी यूनिक होती है क्योंकि उसका अच्छा या करीबी नेमुल बदल मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सारिफ मुकर्ररा कीमत पर शय को खरीदता है और फिर उसके बगैर गुजारा करने पर मजबूर होता है। अब देखें अजारादारी किसकी है? बिजली की, फेस्को की। हमें जो रेट वो सेट करें, जो यूनिट का रेट सेट करें, हमें उस पर वो खरीदना पड़ता है क्योंकि उसकी मोनोपोली है। वासा वासा की मोनोपोली है पाकिस्तान में। तो वापडा की, तो जिसकी चीज़ यूनिक हो और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो तो वो मोनोपोली में आती है। कोई करीबी नेवल बदल नहीं होता, मतलब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब कोई भी यूनिक चीज़ है, उसको कोई भी ने अच्छा ये करीबी नेवल बदल नहीं होता और जो कंज्यूमर है उसको वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। वो जो रेट सेट करते हैं उसी रेट पे खरीदनी पड़ती है, या तो वो चीज़ खरीदेगा या उसके बगैर गुजारा करेगा। तीसरा पॉइंट है अजारादार कीमत खुद तय करता है, मतलब मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। अब अजारादार जो सा है वो खुद ही अपनी मर्जी से कीमत सेट करता है क्योंकि सारी सप्लाई उसी के कंट्रोल में होती है, इसलिए वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करता है। ऐसी जो इंडस्ट्री अगर जो प्रॉफिट की खातिर जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको बढ़ाना चाहे तो प्राइस को कम करके उसको बढ़ा सकती है, और अगर कम जो क्वांटिटी है उसको फरोख्त करना चाहे तो जो प्राइस है उसको बढ़ाकर मुनाफा ज़्यादा कर सकती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दाखिले की बंदिश। अब मोनोपोली में क्या होता है? ब्लॉक्ड एंट्री होती है क्योंकि सिंगल सेलर है ना, उसे उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए उसकी कोई भी मतलब उसमें मुदाखलत नहीं करता। फर्मों के दाखिले पर पाबंदी होती है। ये माशी, कानूनी, तकनीनी और दीगर रुकावटें इनकी सनद में दाखिले को रोकती हैं। इस वजह से इनकी जो मोनोपोली है वो कायम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारबाजी। इश्तिहारबाजी शय की खसूसियत या नोयत पर इन्हिसार करती है। अगर कोई मोनोपोलिस्ट जो सा है वो डायमंड सेल करना चाहता है तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट से उसकी जो सेल है उसको बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे हुकूमती अदारे जो पानी, बिजली, गैस मतलब पब्लिक यूटिलिटीज जो उनसे होती हैं वो मुहैया करते हैं, उनको इस एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लोगों को पहले से ही इल्म होता है, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं जैसे बिजली, पानी, गैस। तो इसका लोगों को पहले ही इल्म होता है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं अचारादारी के तहत गोशवारे से वसूलियों का तज्जिया। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली। अब देखें टोटल रेवेन्यू, कुल वसूली। एक जो मोनोपोलिस्ट है वो फर्म की कीमत को खुद ही कंट्रोल करता है, उसको उस पर पूरा इख्तियार हासिल होता है, इसलिए वो इसको अपनी मर्जी से तब्दीली करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। अगर फर्म की जो मिकदार फ़रोख्त है उसको बढ़ाना चाहे मोनोपोलिस्ट तो प्राइस को कम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ वो अजाफी इकाइयाँ फ़रोख्त करेगी
फर्म बल्कि उन इकाइयों को भी फरोख्त करने में कामयाब हो जाएगी जो पहले ज़्यादा कीमत होने की वजह से नहीं बिक सकी या नहीं फरोख्त हो सकी। अज़ाफ़ी इकाइयाँ फरोख्त करने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है, इसलिए टोटल रेवेन्यू गिरती हुई शरह से इजाफा होता है। अब देखें टेबल में ये रुझान 4 इकाइयाँ फरोख्त करने के तक बरकरार रहता है। पहली इकाई की फरोख्त से कुल वसूली 8 रुपये होती है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। कुल वसूली 8 रुपये है। अब दूसरी इकाई फरोख्त करने से मजीद 6 रुपये वसूली होती है, तो फिर ये कितनी हो गई, जिससे टोटल रेवेन्यू 14 हो जाती है। लेकिन तीसरी इकाई फरोख्त करने से सिर्फ 4 रुपये वसूली में इजाफा होकर कुल वसूली जौन सी है वो 18 रुपये तक हो जाती है। चौथी और पांचवी इकाई फरोख्त करने पर टोटल रेवेन्यू यकसा रहती है, यानी एक ही जैसी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 20 और 20 है, सेम है, यानी 20 रुपये पांचवी इकाई के बाद हर इकाई पर कुल वसूली में बढ़ती हुई शरह से कमी होने का रुझान होता है। अब नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू, औसत वसूली। जैसा कि आप देख सकते हैं औसत वसूली का टेबल। औसत वसूली कीमत के बराबर होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए अगर कीमत कम करने से मिकदार फरोख्त मतलब ज़्यादा मिकदार फरोख्त की जाए तो एवरेज रेवेन्यू पैदावार के बढ़ने से कम होगी। टेबल में एवरेज रेवेन्यू 8 रुपये फी इकाई से गिरते गिरते 2 रुपये फी इकाई तक पहुंच जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुख्ततम वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू। फर्म की मुख्ततम वसूली मतलब मार्जिनल रेवेन्यू वो कीमत होती है जिस पर शय की आखिरी इकाई फरोख्त करती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कुल वसूली में जो इजाफा है जो फर्म की पैदावार की एक मजीद इकाई को बेचने से हासिल होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, लेकिन वो नया इजाफा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। मसलन अगर पैदावार की दूसरी इकाई से हासिल होने वाली कुल वसूली 14 रुपये है तो मुख्ततम वसूली 6 रुपये के बराबर होगी। तो पैदावार की एक मजीद इकाई यानी पैदावार की तीसरी इकाई पर कुल वसूली 18 रुपये है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू 4 के बराबर है। टोटल रेवेन्यू में इन्हीं 4 रुपयों का इजाफा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, मतलब मुख्ततम वसूली कहलाता है। अचारादारी के तहत डायग्राम से वसूलियों का तज्जिया। अब देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली। जैसा कि आप देख सकते हैं कुल वसूली का खत, टोटल रेवेन्यू कर्व, डायग्राम नंबर 1। कुल वसूली का खत डायग्राम नंबर 1 में ग्राफ की बुनियाद पर बनाया गया है। टोटल रेवेन्यू पहली 4 इकाइयों तक 8 रुपये से 20 रुपये तक बढ़ती जाती है। पांचवी इकाई फरोख्त करने से जो टोटल रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं होता और ये 20 रुपये रहती है। ये वही जो उसी पे बात कर रहे हैं जो अभी हमने पीछे टेबल देखा। तो ये पांचवी इकाई पे 20 रहती है। पांचवी इकाई के बाद टोटल रेवेन्यू का खत नीचे को गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि पांचवी इकाई पर टोटल रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू पांचवी इकाई पर 20 माइनस 20 इक्वल 0 हो जाती है। लिहाजा कुल वसूली ज्यादा से ज्यादा होती है तो मुख्ततम वसूली 0 के बराबर हो जाती है। मतलब अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। अब देखें औसत वसूली का खत, डायग्राम 2। औसत वसूली का खत, एवरेज रेवेन्यू का खत। औसत वसूली मतलब एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होती है। ये तो अब हम जानते हैं ना कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होती है। इसलिए जब जो मिकदार फरोख्त है उसको बढ़ाने की गर्ज से कीमत गिराई जाए तो एवरेज रेवेन्यू भी गिर जाएगी। इसलिए औसत वसूली मतलब एवरेज रेवेन्यू के खत का रुझान बाएं से दाएं जानिब की तरफ नीचे की तरफ है। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि औसत वसूली का खत फर्म का खत मतलब खत तलब ही होता है।
चुनाचे यहाँ इजारादार फर्म को नीचे गिरते हुए खते तलब से वास्ता पड़ता है। मतलब मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब डायग्राम 2 में एवरेज रेवेन्यू का औसत वसूली का खात है। अब डिमांड कर्व होने की वजह से ये हमें बताता है कि मुख्तलिफ कीमतों पर कितनी चीज़ हमें बेचनी है। एवरेज रेवेन्यू का खत मार्जिनल रेवेन्यू के खत के ऊपर होता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मिकदार फरोख्त बढ़ती है एवरेज रेवेन्यू गिरती है, लेकिन मुख्ततम वसूली की निस्बत कम शरह से गिरती है। ये बात आप ज़हन नशीं कर लें कि एवरेज रेवेन्यू गिरती है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू की निस्बत कम शरह से गिरती है। अब देखते हैं मुख्ततम वसूली का खत, मार्जिनल रेवेन्यू का खत। जब फर्म को नीचे की तरफ गिरते हुए डिमांड कर्व का सामना करना पड़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम रहती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, छठी और सातवीं इकाई पर फरोख्त करने से मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाती है। पांचवीं इकाई पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होने के बाद छठी इकाई और सातवीं इकाई पर मार्जिनल रेवेन्यू की जो कदरें हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को हर अगली इकाई फरोख्त करने के लिए कीमत को कम करना पड़ता है। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का खत एवरेज रेवेन्यू के खत के नीचे वाक़ होता है और मार्जिनल रेवेन्यू का खत एवरेज रेवेन्यू के खत की निस्बत तेज़ी से गिरता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एवरेज रेवेन्यू की बजाय मार्जिनल रेवेन्यू का खत ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।